गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैं आने वाले टाइम पे जो जिम कॉर्बेट की एक बुक है द जिम कॉर्बेट ओमनीबस, उसमें जितने भी मैन ईटर है उनके बारे में सारी बुकों का एक सारांश है। तो उसमें पहली बुक है चंपावत आदमखोर। ये एक सेपरेट बुक है, लेकिन ये द जिम कॉर्बेट ओमनीबस में भी दी हुई है, क्योंकि ये जो आदमखोर था चंपावत का, ये बहुत ज़्यादा खूंखार था, जो कि गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है। तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं, जब मैं मनाली में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था, जब मैंने पहली बार उस बाग के बारे में सुना, जिसे बाद में चंपावत आदमखोर के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। एडी, जिन्हें इस प्रांत में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के अथाह भंडार के स्वामी के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा, उन गिने चुने और बेहद भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिनके पास जीवन की हर चीज़ बेहतरीन थी, जिनकी राइफल की सटीकता की मारक क्षमता बेजोड़ थी, और जहाँ उनका एक भाई भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदूकधारी निशानेबाज था, वहीं इनका एक और भाई भारतीय सेना का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारी हैं को सरकार ने बाघ को मारने के लिए नियुक्त किया है, तो यह स्पष्ट मान लेना सही था कि इस जानवर को की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए सरकार ने एक निश्चित समय लगा दिया है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से बाघ नहीं मारा गया, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो सरकार को काफ़ी चिंता हो रही थी। इनाम रखे गए थे, विशेष शिकारियों को तैनात किया गया था, और अल्मोड़ा के डिप्टो गोरखाओं के एक दल भेजे गए। फिर भी इन उपायों के बावजूद मानव पीड़ितों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती रही। बाघिन जो ऐसा जानवर निकला, नेपाल से एक पूर्ण नरभक्षी के रूप में कुमाऊं में पहुंची थी, जहां से उसे सशस्त्र नेपालियों ने एक समूह ने 200 मनुष्यों को मारने के बाद खदेड़ दिया था, और 4 वर्षों के दौरान कुमाऊं में सक्रिय रहने के दौरान उसने इस संख्या में 234 लोगों को और जोड़ दिया था। नैनीताल पहुंचने के बाद कुछ ही समय बाद बर्थौड़ मुझसे मिलने आए। बर्थौड़ उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे, और अपनी दुखद मृत्यु के बाद वह हल्द्वानी के एक गुमनाम कब्र में दफन हैं। यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे, और इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उन्होंने बताया मुझे उस नरभक्षी जानवर द्वारा अपने जिला के लोगों को दी जा रही परेशानी तथा उससे उत्पन्न होने वाली चिंता के बारे में बताते हुए उन्होंने मुझसे यह वादा लिया कि अगली बार मानव हत्या की खबर मिलते ही मुझे चंपावत के लिए रवाना होना पड़ेगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी, एक तो यह कि सरकारी इनाम रद्द कर दिए जाए, और दूसरी यह कि विशेष शिकारी और अल्मोड़ा से आने वाले नियमित शिकारी वापस बुला लिए जाए। इन शर्तों को रखने के मेरे 2 मुख्य कारण थे, क्योंकि मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी इनाम शिकार के रूप में वर्गीकृत होने के प्रति मेरी ही तरह घृणा करते हैं, और गलती से गोली लगने के जोखिम से बचने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने मैं। ये शर्त मान ली गई, और 1 हफ्ते बाद ही बर्थौड़ सुबह मुझसे मिलने आए और मुझे बताया कि रात में धावकों की खबर दी है, दावीधुरा और धूनाघाट के बीच पाली गांव में नरभक्षी बाघ ने एक महिला को मार डाला है। कम समय में निकलने की तैयारी की। मैंने अपने कैंप सामान ढोने के लिए 6 आदमियों को नियुक्त किया था, और नाश्ते के बाद निकलकर हमने पहले दिन धारी तथा 17 मील की पैदल यात्रा की। अगली सुबह
मनरोला में नाश्ता करने के बाद हमने दाबी धुरा में रात बिताई और अगली शाम पाली पहुँचे। उस महिला की हत्या के 5 दिन बाद गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थी, अत्यंत भयभीत थे। और यद्यपि जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज अभी भी उगा हुआ था, फिर भी मैंने पाया कि पूरी आबादी अपने घरों के अंदर बंद दरवाजे में कैद है। और जब तक मेरे लोगों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं चाय पीने के लिए बैठा ही था, तब तक यहाँ से सावधानी पूर्वक दरवाजे खोले गए और भयभीत लोग बाहर आ गए। मुझे बताया गया था कि 5 दिनों से कोई भी अपने घरों के दरवाजों से बाहर नहीं गया था। आंगन की अस्वच्छता स्थिति के इस कथन की सच्चाई की गवाही दे रही थी। भोजन की कमी हो रही थी और बाघ को नहीं मारा गया तो निसंदेह था कि वही लोग भूख से भी मारे जाएंगे। यह स्पष्ट था कि बाघ अभी भी आसपास ही था। 3 दिनों तक रातों को इस सड़क पर घरों से 100 गज की दूरी पर पुकारते सुना गया था। और उसी दिन इस गांव के निचले छोर पर खेती की जमीन पर देखा गया था। गांव के मुखिया ने बड़ी खुशी से मुझे एक कमरा दे दिया, लेकिन चूंकि हम 8 लोग उसमें रहते थे और उसका एकमात्र दरवाज़ा अस्वच्छ आंगन में खुलता था, इसलिए मैंने खुले में रात बिताने का फैसला किया। रात के खाने के लिए ज़रूरी काम से थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैंने देखा कि मेरे आदमी कमरे में सुरक्षित रूप से बंद हो गए हैं और मैं सड़क के किनारे एक पेड़ की ओर पेट करके खड़ा हो गया। गांव वालों ने बताया था कि बाघ इसी सड़क पर घूमता रहता है और चूंकि चांद पूर्णिमा की थी, मुझे लगा कि शायद मुझे भी गोली लग सकती है, बस शर्त है मैं उसे पहले देख लूं। मैंने जंगल में शिकार की तलाश में कई रातें बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी नरभक्षी की तलाश में रात बिताई थी। मेरे ठीक सामने सड़क चांद की रोशनी में जगमगा रही थी, लेकिन दाएं बाएं लटके पेड़ों की गहरी परछाई थी। और जब रात की हवा दरवाजों, शाखाओं को हिला रही थी और परछाइयाँ हिल रही थी, तो मैंने 1 दर्जन बाघों को अपनी ओर बढ़ते देखा। और मुझे उस आवेग पर बहुत पछतावा हुआ जिससे मुझे खुद को नरभक्षी की दया पर छोड़ दिया था। मुझ में गांव लौटने और स्वीकार करने का साहस नहीं था कि मैं अपने द्वारा निर्धारित कार्य को करने के लिए बहुत डरा हुआ था। और दांत किटकिटाते हुए डर और ठंड दोनों में से मैं लंबी रात बाहर बैठा रहा। जैसे ही भोर हुई, बर्फीली पर्वतमाला की रोशन कर रही थी जिसका मैं सामना कर रहा था, मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया और इसी स्थिति में मेरे आदमियों ने 1 घंटे बाद मुझे पाया, गहरी नींद में। बाघ के बारे में मैंने तो कुछ नहीं सुना था और ना ही कुछ देखा था। गांव वापस आकर मैंने उन आदमियों को, जो मुझे देखकर हैरान थे कि मैं उस रात बच गया, मुझे उन जगहों पर ले जाने की कोशिश की जहां गांव के लोग समय पर मारे जाते थे, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आंगन से उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थी। मुझे बताया गया था कि आखिरी हत्या जिसके कारण मैं उस जगह पहुंचा था, पहाड़ी के किनारे पर हुई थी। गांव के पश्चिम में लगभग 20 महिलाएं और लड़कियां, जो एक बदनसीब महिला की हत्या के समय मवेशियों के लिए ओक के पत्ते इकट्ठा कर रही थी। ओक के पत्ते, जिन्हें उत्तराखंड में बांज बोला जाता है, यहाँ मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ।
मुझे इस घटना का विवरण देने के लिए उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि दोपहर से 2 घंटे पहले निकले थे और आधा मील जाने के बाद पत्ते काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गई थी। पीड़िता और 2 अन्य महिलाओं में से एक खड्डे के किनारे उगे एक पेड़ को चुना था, जो बाद में मुझे लगभग 4 फुट गहरा और 10 से 12 फुट चौड़ा लगा। अपनी ज़रूरत के सभी पत्ते काटने के बाद महिला पेड़ से नीचे उतर रही थी कि तभी बाघ आया, जो बिना देखे ही वहां आ गया था। अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसके पैर पकड़ लिए। जिस डाल पे वह नीचे उतर रही थी, उससे उसकी पकड़ टूट गई और उसे खड्डे में खींचते हुए बाघ ने उसका पैर छोड़ दिया। और जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसका गला पकड़ लिया। उसे मारने के बाद वह खड्डे के किनारे में उछलकर उसके साथ किसी घनी झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब पेड़ पर बैठी 2 महिलाएं और कुछ ही फीट पर हुई थी और पूरे दल ने इसे देखा था। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नज़रों से ओझल हुआ, भयभीत महिलाएं, लड़कियां गांव की ओर भागी। पुरुष सभी भी दोपहर का भोजन करके आए थे और जब सभी इकट्ठा हुए, ढोल, धातु, बर्तन, दरअसल ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे आवाज़ निकले। सबसे लैस थे। तो बचाव दल निकल पड़ा, पुरुष आगे, महिलाएं पीछे पीछे। जिस खड्डे में महिला मारी गई थी वहां पहुंचकर आगे क्या, जैसे अहम सवाल पर बहस चल रही थी कि 30 गज दूर झाड़ियों से एक बाघ ने जोरदार दहाड़ मारकर कार्रवाई में बाधा डाल दी। एक आदमी के घायल होने पर दल पलटा और गांव की ओर भागा। जब सांसें सामान्य हुई तो एक दूसरे पर सबसे पहले भागने